हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज जो हम टॉपिक लेके आ रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है गर्द। अब गर्द होता क्या है? नाम से तो बहुत अजीब लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है कि बहुत बड़ा बीमारी होगा, लेकिन नहीं, ये हमारे रियल लाइफ में हर समय देखने को मिलता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, उसके बाद हकार आता है तो क्या होता है, थोड़ा सा पेट से खाना मुँह में आ जाता है। या कभी कभी क्या होता है, हमें खट्टा धिकार आते हैं, तो खट्टा धिकार आ जाना, खाना का पेट से मुंह में आ जाना, इसी को क्या कहते हैं? गर्द कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं। देखिए ये क्या है, ये वाला क्या है? देखिए हेल्दी का है। हेल्दी का इसोफेगस और स्टोमक के बीच में जो स्फिंक्टर होता है वो कैसा है? क्लोज्ड है। लेकिन ये देखिए, ये गर्द वाला यहाँ पर क्या है, ओपन रह गया है, जिसके चलिए अब जानते हैं कि गर्द होता क्या है। गर्द को कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसमें कहते हैं हम लोग लोकल टर्म में क्या कहते हैं कि खट्टा धिकार आ गया। ये एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। अब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या होता है? तो देखिए, यहाँ से फैरिंक्स से इसोफेगस खाना लेते हुए पेट तक आती है। तो जो स्टार्टिंग वाला है जिससे फैरिंक्स से अटैच होता है उसको अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, और जिससे स्टोमक अटैच होता है जिस ओपनिंग से, उसको कहते हैं लोअर। ठीक है, तो ये जो मसल्स होते हैं ये बिटवीन इसोफेगस एंड स्टोमक होते हैं। तो ये डिफेक्ट कहाँ पे आया? देखिए डिफेक्ट कहाँ आया? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में आया। ठीक है, अब ये कैसे होता है, क्यों होता है? तो ये मेनली किस पीपल में होता है? प्रेग्नेंट वुमेन में होता है, या जो पीपल हार्टबर्न या एसिड इंडाइजेशन से प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि कोई पानी कम या कुछ भी खाना नहीं करता है, तो लोगों में ये मेनली देखा जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें कौन से सिम्टम आते हैं? इसमें सिम्टम कौन कौन से आते हैं? ब्लोटिंग मतलब धकार आना, ब्लडी और ब्लैक स्टूल और ब्लडी वोमिटिंग। कभी कभी क्या होता है कि वो वापस आने के चक्कर में क्या होता है, हमारे इसोफेगस छिला जाते हैं, जिसके कारण ब्लडी वोमिटिंग होते हैं। बर्पिंग बच्चों में किया जाता है मेनली। डिस्फेगिया में क्या होता है? सेंसेशन ऑफ फूड भी होता है, खाना का फट जाना एकाएक, तो वही होता है डिस्फेगिया। हिकअप दैट डोंट लेट अप मीन्स हिकअप क्या हिचकी आना, फीलिंग होना ना, वेट लॉस फॉर नो नॉन रीजन। वेट लॉस भी होने लगता है, कभी कभी ड्राई कफ भी होता है, हमारा गला भारी भी हो जाता है। अब ये व्हाट डज गर्द फील लाइक मीन्स क्या, जब गर्द होता है तो आपको पेन फील होता है। द मेन सिम्टम्स आर परसिस्टेंट हार्टबर्न। तो इसमें क्या होता है? परसिस्टेंट हार्टबर्न होता है, रिगर्गिटेशन में मतलब क्या होता है कि कुछ ओपनिंग हो जाना, पूरी तरह उसका विकास नहीं होना, और वो एसिड का फिर ये वापस आना, उसको कहते हैं एसिड रिगर्गिटेशन। सम पीपल हैव गर्द विदाउट हार्टबर्न, इंस्टेड दे एक्सपीरियंस पेन इन द चेस्ट। कुछ को क्या होता है, गर्द होता है लेकिन उनमें हार्टबर्न नहीं होते हैं, तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं? चेस्ट में उनका क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, मॉर्निंग में होता है, उनको कुछ खाना खाने में क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है। यू फील लाइक यू हैव फूड स्टक इन योर थ्रोट। आप ऐसा फील कीजिएगा जैसे आपके गले में क्या हो गया, कुछ अटक गया है, इसी को गर्द कहते हैं। क्या ये गर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है? तो देखते हैं। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन हेल्प रिड्यूस और इवन स्टॉप अनकम्फर्टेबल सिम्टम। अगर स्टार्टिंग में आप इसका इलाज कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। अगर लेकिन इसको आप इलाज नहीं कीजिएगा तो गर्द कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द इसोफेगस। इसके कारण आपका इसोफेगस का क्या हो जाएगा? परमानेंट डैमेज हो जाएगा, और बाद में इसको क्या कहेंगे? बराल्ट इसोफेगस कहेंगे। ठीक है, ये था, ये ब्रीफ डिस्कशन था। अब इसको हम क्या करने जा रहे हैं? एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए आते हैं एक्सप्लेनेशन में। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? गर्द। गर्द का मतलब क्या होता है? गैस्ट्रोइसोफेगस
gastroesophageal reflux disease. Current conception of GERD is to encompass a family of conditions with the commonality that they are caused by gastroesophageal reflux, resulting in either troublesome symptom और द एरो ऑफ पोटेंशियल इसोफेगल और इसोफागल मैनिफेस्टेशन। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि ये क्या हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। अगर किसी पेरेंट्स को इसोफेगल रिफ्लेक्स प्रॉब्लम हो तो वो हम उनसे क्या जा सकता है, उनके चाइल्ड में भी जाता है। ठीक है, अब क्या करें, इट इज एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ एडल्ट इन द यूनाइटेड स्टेट आर अफेक्टेड बाय GERD, although सच एस्टिमेट आर बेस्ड ओनली ऑन पॉपुलेशन स्टडी। ये हम कैसे कह रहे हैं कि ये GERD 50% लोगों को होता है, तो हम लोग पॉपुलेशन स्टडी से करते हैं। ठीक है, अब देखिए जी क्या, देखिए ये टर्म आ गया, आपको इस टर्म का मतलब अभी बताया था, बारेट इसोफेगस। अगर GERD को आप ट्रीटमेंट नहीं करे, उसको लेफ्ट अनट्रीटेड कर दे, तो कुछ दिन के बाद वो क्या करेगा, एसिड के कारण हमारा इसोफेगस क्या हो जाएगा, कोलैप्स होने लगेगा, डैमेज होना स्टार्ट करेगा, उसी को कहते हैं बैरेट इसोफेगस। ठीक है, द स्पेक्ट्रम इंजरी इंक्लूड इसोफागिटिस, जिसमें जिस भी टर्म में टिस लगा रहे उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इसोफागिटिस मतलब इसोफेगस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर देखिए क्या है, स्टीचर, स्टीचर मतलब नैरोइंग, नैरो हो जाता है, इसोफेगस नैरो हो जाता है। वारेट इसोफेगस तो मैंने बता दिया। एडिनोकार्सिनोमा, इसका मतलब क्या हो गया कि वो ये जो डिजीज हो गया वो मैलिग्नेंट हो गए। चलिए ये सब क्या है, ये सब इसका स्पेक्ट्रम इंजरी है। अब क्या कह रहा है कि ये जो इसोफेगस है वो कहाँ कहाँ कब कब है, तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए मेन चीज़ में आते हैं, ये डिजीज मेनली कैसे होता है, तो इंक्रीज 2 या 6 फोल्ड इन द लास्ट 2 मतलब ये फोल्डिंग बढ़ते जा रहा है जिसके कारण ये गर्द हो रहे हैं। चलिए अब पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, द बेस्ट डिफाइंड सबसेट ऑफ GERD पेशेंट albeit ये माइनॉरिटी ओवरऑल हैज इसोफेगिटिस। GERD को हम किससे कंपेयर करते हैं, इसोफागिटिस से कंपेयर करते हैं। अब इसोफागिटिस मतलब बता देते हैं इन्फ्लामेशन इन इसोफागस ऑकर व्हेन रिफ्लक्स गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन कॉज नेक्रोसिस ऑफ इसोफा। मतलब ये इन्फ्लामेशन क्यों होता है इसोफेगस में, तो जो ये गैस्ट्रिक एसिड है और जो पेप्सिन है इसके कारण इसोफेगस म्यूकस का क्या होता है, नेक्रोसिस होता है। ठीक है, और धीरे धीरे इरोशन चालू होता है और यही अल्सर का रूप ले लेता है। तो ये याद रखिएगा, इसोफेगस क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड के कारण इसोफेगस में क्या होने लगता है, नेक्रोसिस होने लगता है, और यही बाद में क्या करता है, अल्सर का रूप ले लेता है। नोट दैट सम डिग्री ऑफ इसोफेगियल रिफ्लेक्स मीन्स GERD समझ लीजिए इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इंटरवाइन विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्लेचिंग। ब्लेचिंग मीन्स क्या होता है, ट्रांसिएंट LES रिलैक्सेशन। मतलब कह रहा है कि कभी कभी ये GERD जो होता है वो नॉर्मल होता है। क्यों, क्योंकि जब हम ये ब्लीचिंग यूज करते हैं, ब्लीचिंग क्या होता है, तो ट्रांसिएंट मतलब शॉर्टली LES रिलैक्सेशन। LES का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर के रिलैक्सेशन के समय भी ये ब्लीचिंग होता है, तो इसलिए वहाँ पे ये नॉर्मल होता है। बट इसोफेगिटिस result from excessive reflux often accompanied by impaired clearance of gastric juice। मतलब ये क्या हो जाता है, ये ज़्यादा एसिड बनने से पेट में मेनली क्या होने लगता है, अगर ज़्यादा एसिड बढ़ रहा है उसका क्लियरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है या इम्पेयर हो रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारे इसोफेगस को क्या करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 3 डोमिनेंट mechanism of esophagogastric junction incompetence are recognized। मतलब 3 जगह पे क्या होता है, ऐसा होता है। एक तो ट्रांसिएंट LES रिलैक्सेशन के कारण। अब इसमें क्या होता है, वैगो रिफ्लेक्स इन विच LES रिलैक्सेशन इज इलेक्टेड। मतलब जो LES रिलैक्स कर रहा है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, गैस्ट्रिक डिस्टेंशन के कारण। दूसरा क्या कारण है, LES हाइपोटेंशन, मतलब स्फिंक्टर में क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है। तीसरा एनाटोमिकली डिस्टॉर्शन ऑफ द इसोफागो गैस्ट्रिक जंक्शन इंक्लूसिव ऑफ हियाटस हर्निया।
हर्निया मतलब क्या होता है, कोई बॉडी ऑर्गन का ये अपने बाउंड्री को छोड़ के आगे बढ़ जाना। ठीक है। थर्ड फैक्टर इसोफागोगैस्ट्रिक जंक्शन एनाटॉमिक डिस्ट्रप्शन इज बोथ significance unto itself and also because it interact with the first two mechanism। ये जो लास्ट वाला है ना, ये क्या है, अपने आप होता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट जो मैकेनिज्म है उससे क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अब जो फैक्टर टेंडिंग टू एक्सक्रेट रिफ्लक्स, कौन कौन सा फैक्टर जो है वो ये रिफ्लक्स मतलब गर्द को बढ़ाता है। तो पहला क्या है, ओबेसिटी। पहला क्या है, ओबेसिटी। दूसरा क्या है, प्रेगनेंसी। तीसरा क्या है, गैस्ट्रिक हाइपर सेक्रेटरी। अगर कोई आदमी मोटा हो या कोई प्रेग्नेंट हो या किन्हीं के पेट में ज़्यादा गैस्ट्रिक रिलीज हो रहा है, या किसी को कॉन्स्टिपेशन है या उनका पेट साफ नहीं है, और क्या है, किसी को ग्लूटोनी है, या क्या है, डिस्ट्रप्शन मतलब पेरिस्टाल्टिस सही से मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये सब के कारण क्या होता है, गर्द होने का चांसेस है। क्या करें, आफ्टर एसिड रिफ्लेक्स होने के बाद पेरिस्टाल्सिस रिटर्न द रिफ्लेक्स फ्लूइड टू द स्टोमक। कह रहा है एक बार जब रिफ्लेक्स हो गया तो क्या करता है, उस रिफ्लक्स फ्लूइड को फिर से स्टोमक तक पहुंचा देता है। एंड एसिड क्लियरेंस इज कंप्लीटेड बाय टिटरेशन ऑफ द रेसिडुअल एसिड। और ये किसके द्वारा तितर होता है, तो बाइकार्बोनेट के द्वारा तितर होता है। क्योंकि पेट में तो हम जानते हैं कि एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है, तो उसको फिनिश या न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए, बेसिक। तो बेसिक में क्या आ जाएगा, बाइकार्बोनेट। चलिए अच्छा है। अब क्या कह रहा है, टू कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग्ड एसिड क्लियरेंस आर इम्पेयर्ड पेरिस्टाल्सिस एंड रिड्यूस सेलिब्रेशन। ये जो प्रोलॉन्ग एसिड होता है उसका बाद उसका क्लियरेंस करते हैं, इसके कारण क्या होता है, हमारा सेलिब्रेशन बनना कम हो जाता है। तो ये गर्द में ये सब होता है। अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी से पता चलेगा। ये जो पहला फिगर है ना, यहाँ पे देखिए, ये एंडोस्कोपी से पता चला है। क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे तो वो नॉर्मल होना चाहिए पाइप के टाइप पे, लेकिन यहाँ पर रेड दिख रहा है। ये क्या हो गया, क्रोसिव, मतलब वो क्या हो गया, छिल गया है। सेकंड में देखिए इंस्पिंक्चर क्या हो गया, नैरो हो गया है। इसोफागस स्ट्रिक्चर मतलब क्या, वो नैरो मतलब छोटा हो गया है। तीसरा देखिए बालेट में क्या था कि वही छिल जाता है, उसके बाद अल्सर स्टार्ट होता है। देखिए जो लाइनिंग रेड लाइनिंग दिख रहा है ना, ये उसका वो क्या है, कार्सिनोमा हो जाना। ये जो क्या हो गया है, पाइप में क्या हो गया, मास ट्यूमर टाइप, मैलिग्नेंट ट्यूमर टाइप का आ गया है। तो इसके कारण क्या होता है, फूड अच्छा से अंदर नहीं जा पाता है और उससे इंजरी भी हो जाते हैं। तो ये 4 कारण है मेनली। ठीक है, अब चले आते हैं। ये तो मैंने हम लोग ऊपर ही देख लिया कि गर्द क्या है, इनहेरिटेंट भी है, मतलब हमारे पेरेंट्स से भी हमारे में आता है। गैस्ट्रिक एसिड हाइपरसेक्रिएशन इज यूजुअली नॉट ए डोमिनेंट फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इसोफेगिटिस। मतलब कह रहा है सिर्फ गैस्ट्रिक एसिड हाइपरटेंशन के कारण ही नहीं होता है ये, बट दूसरा ऑप्शन क्या है, ZES। क्या है ZES, तो ये है जोलिंजर इलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये मेन टाइप 1 के कारण होता है, और इसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रिएशन ऑफ एसिड होता है, जिसके कारण ये डिजीज होते हैं। अब दूसरा क्या है, अनदर क्या है, द क्रोनिक एच पायरोलिक गैस्ट्राइटिस। मतलब एक तो हो गया कि हाइपर सिक्रिएशन ऑफ एसिड, दूसरा ZES, और तीसरा क्या हो गया, एच पायलोरिक गैस्ट्राइटिस के कारण होता है। बीच में भी प्रोटेक्टिव इफेक्ट बाय इंड्यूसिंग एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस। अब एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस क्या होता है, तो ये मीन्स एट्रोपिक मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन साइज। मतलब गैस्ट्राइटिस मतलब कि वो क्या करता है, कोई भी क्या ACL या पेप्सिन प्रोड्यूस नहीं होता है इसमें। ठीक है, विथ कंकॉमिटेंट हाइपोएसिडिटी। पहले ही कह दिए एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि ना ACL प्रोड्यूस होता है ना ये पेप्सिन प्रोड्यूस होता है। पेप्सिन, बाइल एंड पैनक्रियाटिक एंजाइम विद इन द गैस्ट्रिक सेक्रेशन कैन ऑल्सो इंज्यूर द क्या इसोफेगल एपिथेलियम। मतलब नहीं एसिड बल्कि पेप्सिन जो प्रोटीन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसके ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। बाइल जो फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, और पैनक्रियाटिक एंजाइम
ये सब क्या करता है, हमारे इसोफेगल एपिथेलियम को क्या करता है, इंजरी करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। सिम्टम, अब मेन सिम्टम क्या है, तो एक तो हार्टबर्न क्या होता है, दिल के पास जलन होती है, और दूसरा रिगर्गिटेशन, वही खाना वापस आना को रिगर्गिटेशन कहते हैं। अदर टाइपिकल सिम्टम ऑफ गर्द, याद रखिएगा ये वाला, क्या क्या, हार्टबर्न और रिगर्गिटेशन। और लेस कॉमन क्या है, डिस्फागिया, मतलब आपको सोलोइंग में प्रॉब्लम होगा और चेस्ट पेन होगा, लेकिन मेन कौन सा है, हार्टबर्न एंड रिगर्गिटेशन। ठीक है, ये मेनली किसके कारण होता है, तो हाइपरसेंसिटिविटी के कारण होता है, मतलब हमारा जो इसोफेगल वॉल है वो क्या होता है, सेंसिटिव हो जाता है, किससे, एसिड के कारण, और उसके कारण उसका इरोजन स्टार्ट, म्यूकोसल इरोजन स्टार्ट होता है। ठीक है, जो एक्टिवेट कर देता है कभी कभी अफरेंट सेंसरी नर्व्स को। अब ये क्या करता है, वो तो सिंपल चलेगा ही, वो अफरेंट सेंसरी नर्व ये स्टिमुलेंट को कहाँ के ले जाएगा, ब्रेन तक ले जाएगा। ब्रेन उसको पता करेगा, उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, इलाज करेगा या ट्रीटमेंट करेगा। तो अभी उतना आगे नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं। अब है पेप्टिक स्टिंक्चर या एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें क्या होता है, मास बन जाता है। ठीक है, तो इसका थेरेपी कैसे होगा, पहले तो इसको डायग्नोसिस करेंगे बायोप्सी के द्वारा। जो हम कैंसर ये सब या मैलिग्नेंट ये सब या ट्यूमर या मास ये सब का कैसे हम करेंगे ये डायग्नोसिस, तो बायोप्सी के द्वारा। ठीक है, और नहीं तो हम मेनली क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। अब क्या कर रहा है, एक्स्ट्राओसोफेगल सिंड्रोम विथ एन एस्टेब्लिश्ड एसोसिएशन टू गर्द इंक्लूड क्रोनिक कफ। अच्छा, अब ये बता रहा है कि सिर्फ गर्द नहीं, एक्स्ट्रा एसोफेगल सिंड्रोम क्या है, एक्स्ट्रा एसोफेगल सिंड्रोम प्लस गर्द दोनों मिला के क्या सिम्टम प्रोड्यूस करता है, तो दोनों मिला के प्रोड्यूस करता है क्रोनिक कफ, लैरिंजाइटिस, अस्थमा एंड डेंटल इरोशन। मतलब आपका दांत क्या हो जाएगा, कैसे खियाया क्या रहेगा, आपको अस्थमा रहेगा, लैरिंजाइटिस रहेगा, इन्फ्लामेशन इन लैरिंग्स और क्रोनिक कफ होते रहेंगे। ठीक है, तो इसी के कारण ये होता है। अब मल्टीट्यूड ऑफ अदर कंडीशन इंक्लूडिंग फेरिंजाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, क्रोनिक साइनोसाइटिस, कार्डिक एरिथमाज, स्लीप एपनिया और रिकरेंट एस्पिरेशन इसके द्वारा होता है, गर्द से भी एसोसिएटेड है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस गर्द के लिए क्या क्या हो सकता है, तो पहला क्या हो सकता है, तो इसमें लिख रहा है ये इसके सिर्फ सिम्टम्स हैं वो रिलेटेड हो सकते हैं इन्फेक्शन के कारण, पिल्स लेने के कारण, या इसियोफागिटिस के कारण, या पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के कारण। मतलब इसका डिफरेंशियल कौन कौन सा है डायग्नोसिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज, डिस्पेप्सिया, बिलियरी कोलिक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसियोफागियल मोटिलिटी डिसऑर्डर, ये सब क्या है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। मतलब ये इसके जैसा सिम्टम इसमें शो होता है। इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट दैट कोरोनरी आर्टरी डिजीज be given early consideration because of its potentially lethal complications. The remaining element of the differential diagnosis can be addressed by endoscopy. सभी को हम कैसे एड्रेस करते हैं, तो एंडोस्कोपी के द्वारा एड्रेस करते हैं। सिर्फ ट्यूमर को कैसे करेंगे तो म्यूकल बायोप्सी के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अल्सरेशन, वो कोलोजन इन इसोफेगस एनीथिंग, कोलेजन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको अल्सर कहते हैं। सीन इन अल्सर होते हैं वो क्या होते हैं, सोलिटरी होते हैं और डिजिटल होते हैं। वेयर एज इन्फेक्शियस अल्सरेशन आर पंक्चुएट एंड डिफ्यूज। ये याद रखिएगा, ये कह रहा है कि जो पेप्टिक क्या है, जो अल्सर सीन होता है पेप्टिक इसोफेगिटिस में वो मेनली कैसा होता है, सोलिटरी और डिजिटल होता है। लेकिन जो इन्फेक्शन अल्सर होता है
वो कैसा होता है, तो वो होता है पंक्चुएट और डिफ्यूज। ये याद रखिएगा, जो पेप्टिक इसोफेगिटिस के कारण होता है वो सॉलिटरी और डिजिटल होता है, और जो इन्फेक्शन के कारण अल्सर होता है वो पंक्चुएट और डिफ्यूज होता है। अब क्या कह रहा है, इस्नोफिलिक इसोफेगिटिस कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट मल्टीपल इसोफेगियल, मतलब जो इसोफिलिक इसोफेगिटिस होते हैं ना, उसमें वो जो बहुत सारे वहाँ पर इसोफेगल में बहुत सारे रिंग टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है, लीनियर हो जाते हैं, वाइट पंक्चुएट एक्सीडेट हो जाता है। वहाँ पे कैसा दिखता है, वाइट कलर का दिखता है कि कुछ निकला हुआ है। इसोफेगल अल्सरेशन फ्रॉम पिल्स इसोफेगिटिस आर यूजुअली सिंगुलर डीप, मतलब अगर पिल्स के कारण ये अल्सर हुआ है तो वो कैसा होगा, सिंगुलर और डीप होगा। याद रखिएगा क्या होगा, सिंगुलर एंड डीप होगा। और जो अल्सर ये पेप्टिक के कारण होगा वो सॉलिटरी और डिजिटल होगा, और जो इन्फेक्शन के कारण होगा वो पंक्चुएट और डिफ्यूज होगा। तो इसको याद करने का प्रोसेस कर लीजिए। पेप्टिक, तो पेप्टिक के कारण क्या होता है, DS होता है, DS अच्छा है, डिजिटल और सॉलिटरी। और इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, PD मतलब पंक्चुएट और डिफ्यूज। और जो अल्सर पिल्स खाने के कारण होता है वो सिंगुलर और डीप में होता है। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। तो जो गर्द का कॉम्प्लिकेशंस है वो रिलेटेड होते हैं क्रोनिक इसोफेगिटिस से, मतलब कभी कभी ब्लीडिंग भी आता है और कभी कभी नैरोइंग भी हो जाता है। ठीक है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन गर्द एंड इसोफेगियल एडिनोकार्सिनोमा, कभी कभी इसको हम एडिनोकार्सिनोमा से भी हम क्या करते हैं कि ये कंपेयर करते हैं, जिसके कारण कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बोथ इसोफेगिटिस एंड पेप्टिक स्ट्रक्चर हैव बिकम इंक्रीजिंगली रेयर इन द एरिया ऑफ पोसेंट एंटी सेक्रेटरी मेडिकेशन, मतलब कह रहा है कि ये दोनों मेनली किस कारण से होता है, तो एंटी सेक्रेटरी मेडिकेशन। मेनली तो अल्सर जो होता है ना वो एनसिड खाने से ज़्यादा होता है। ठीक है, देखिए कहीं पर तो लिखा ही होगा क्या है, बारेट मेटाप्लासिया इंडोस्कोपिकली रिकॉग्नाइज बाय टंग। जो बारेट मेटाप्लासिया है, बारेट मेटाप्लासिया है वो क्या कहाँ पर से पता चलेगा, तो टंग ऑफ द रेडिस मुकोसा से पता चलेगा। ठीक है, टंग ऑफ रेडिस मुकोसा से पता चलेगा। अब क्या कह रहा है, ये बालेट जो मेटाप्लासिया है वो कभी कभी एडिनोकार्सिनोमा का भी रूप ले लेता है। मेटाप्लासिया है वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए देखिए क्या है, ये बालेट मेटाप्लासिया है और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई ग्रेड डिस्पेसिया है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट भी सिम्टम के अनुसार होता है। अब क्या कह रहा है कि ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। मेनली ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, गर्द है ना, तो इसमें एसिड आता है, तो एसिड के लिए मेनली क्या दिया जाता है, या तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, या क्या दिया जाता है, ये क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आते हैं, जोल से पता चलता है, या H दे सकते हैं। अब क्या है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो अवॉइडेंस ऑफ फूड दैट रिड्यूस एलियस को अवॉइड करना, दूसरा अवॉइडेंस ऑफ एसिडिक फूड, पहला तो फूड को अवॉइड करना, दूसरा अवॉइड करना, ऑफ द बिहेवियर टू मिनिमाइज रिफ्लेक्स, अपना बिहेवियर बना लीजिए। मतलब कि ये तो गर्द तो नॉर्मली आते रहता है, तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पी लेते हैं या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लेते हैं। ठीक है, और ये हार्टबर्न भी होता है, तो इसमें भी लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ये क्या है, ये मेनली होममेड रेमेडीज है। लेकिन अब हमको तो फार्माकोलॉजी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 रिसेप्टर एगोनिस्ट। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कैसे पता चलेगा, तो उसके लास्ट में क्या होंगे, जोल होंगे, और जो ये H2 रिसेप्टर एंटाहिस्टामिन होंगे उसके लास्ट में क्या होंगे, टिडीन होंगे। तो आप इजीली पहचान सकते हैं वो ड्रग्स को। ठीक है,
चलिए अब इसी के साथ ये लेसन समाप्त हुआ। गर्द के बारे में मेनली एक समरी बता देती हूँ। गर्द फेगल स्पिंक्चर में क्या हो जाती है, नैरोइंग हो जाती है, वो ओपन नहीं हो पाता। तो वो किस किस कारण से होगा, या तो इसमें स्टीचर आ गए होंगे, या इरोसन हो गया होगा, या एडिनोकार्सिनोमा मतलब मांस बन गए होंगे। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, हिस्टामिन, H2 रिसेप्टर, या क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाएंगे। और इसमें का जो मेन सिम्टम है वो क्या है, हार्टबर्न और रिगर्गिटेशन। हार्टबर्न तो मेनली इसका सिम्टम है, और ये मेनली कब आता है, जब रात में डिस्टर्बेंस में होता है। तो और ये जो गर्द है ये मेनली इनहेरिटेड है, मतलब हमारे पेरेंट्स से भी आ सकता है। तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। आपको आशा है आपको यह गर्द थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।